जो अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 है, जिसको पॉपुलरली SC/ST एक्ट कहा जाता है। और ये एक्ट कितना ज़्यादा कठिन है, कितना ज़्यादा कठोर है, और इसके बारे में अगर हम जाने तो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों पर अत्याचार का अपराध निवारण करने के लिए, पहली चीज जो ऑफेंस हो रहा उसको उसके निवारण करने के लिए, तथा ऐसे अपराधों से जो विक्टिम व्यक्ति हैं उनको राहत और उनके पुनर्वास तथा उससे संबंधित या उससे अनुसांगिक विषयों पर उपबंध करने के लिए ये एक्ट पास किया गया। जो कानून ने ये पास किया है वो SC/ST एक्ट के SC/ST कम्युनिटी के लोगों के ऊपर अगर कोई ऑफेंस होता है तो जो पर्सन ने उसको किया है उस पर्सन को पनिशमेंट देने के लिए और विक्टिम को कंपनसेशन देने के लिए, विक्टिम को अगर पुनर्वास करने के लिए, रिहैबिलिटेशन के लिए ये एक्ट हमारी संसद ने पास किया है। इसको पॉपुलरली SC/ST एक्ट कहा जाता है। और अगर ये एक्ट इतना ज़्यादा कठिन है, इतना ज़्यादा कठोर है, इसके प्रोविजंस इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं कि FIR दर्ज किए जाने के संबंध में कठोर प्रावधान किए गए हैं कि केवल सूचना प्राप्त होने पर ही पुलिस के लिए यह मैंडेटरी है कि वैसे कॉग्निजेबल ऑफेंस, कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर पुलिस को मिलता है तो पुलिस एक ड्यूटी बाउंड होती है कि वो उस FIR को दर्ज करे। तो SC/ST के केस में ये पुलिस के लिए स्ट्रिक्ट बना दिया गया है कि बिना किसी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के, बिना किसी प्रारंभिक जांच के तत्काल FIR दर्ज करें। और आगे एक चीज़ और SC/ST को और ज़्यादा स्ट्रिक्ट बना देती है कि वो है कि इसमें एंटीसिपेटरी बेल का कोई प्रोविजन नहीं है। पहली चीज़ें जो मैंने बताया, कोई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी को पुलिस नहीं कर सकती, कोई प्रारंभिक जांच करने का प्रोविजन नहीं दिया गया है। मतलब जैसे ही सूचना मिलेगी पुलिस को ड्यूटी बाउंड है, पुलिस को FIR लिखना ही लिखना है। और भी अलग कोई, जैसे प्रेजेंट टाइम में BNSS के आने के बाद भी पुलिस के पास प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने के लिए ऑप्शन होता है कि 7 दिन तक। और ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ UP के जजमेंट 2014 में भी सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ें बताया कि कॉग्निजेबल ऑफेंस भले है लेकिन अगर एक कैटेगरी बताई थी कि अगर उस कैटेगरी में आता है तो पहले प्रारंभिक जांच किया जाएगा, उसके बाद ही FIR दर्ज किए जाने का प्रोविजन ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ UP ईयर 2014 या फिर नए BNSS में भी इसके बारे में प्रोविजन है। बट SC/ST में इंक्वायरी करने का, प्रारंभिक जांच करने का कोई प्रोविजन नहीं है। जैसे आपको इंफॉर्मेशन मिलती है वैसे ही आपको FIR दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन शुरू करना होता है। तो ये लॉ कितना ज़्यादा कठोर है ये इस चीज़ से पता चलता है। और एक चीज़ और कि अगर किसी पर्सन को एप्रीहेंशन होता है तो एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविज़न हमारे पहले 438 CRPC में जो प्रोविज़न था है वो एंटीसिपेटरी बेल इस जगह पे मतलब SC/ST एक्ट में नहीं है। मतलब कि अच्छे जजमेंट्स बीच में अपेक्स कोर्ट के एक बार आए थे कि SC/ST एक्ट में एंटीसिपेटरी बेल दिया जाना चाहिए। एक महाराष्ट्र सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट थे, महाराष्ट्र का केस था, बट बस उसको कानून ने 80A सेक्शन अमेंडमेंट करके अग्रिम जमानत एंटीसिपेटरी बेल के प्रोविजंस को SC/ST एक्ट से बाहर कर दिया। तो ये एक्ट ये एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन SC/ST एक्ट में नहीं है। और आगे जो सरकारी कर्मचारियों को अरेस्ट करने के पूर्व उनके विभागाध्यक्ष से अनुमति लेने की आवश्यकता भी समाप्त करके इस अधिनियम के जो प्राविधान है उसको बहुत ही कठोर बना दिया गया है। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं जब उनको अरेस्ट जब पुलिस करती है तो नॉर्मल केसेस में IPC के या BNS के ऑफेंस में वो एक उसके जो विभाग अध्यक्ष होते हैं, जैसे पुलिस का कोई है तो SP या टीचर हो तो BSA, जैसे जो भी उसके विभाग के अध्यक्ष होते हैं पहले उनसे क्या करती है परमिशन लेनी जरूरी होती है। बट इस एक्ट में उनके विभागाध्यक्ष से किसी प्रकार की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है। और SC/ST एक्ट के प्रति अपराध करने वाले अभियुक्तों के प्रति कठोरता से कार्रवाई किए जाने का प्रोविजन इस एक्ट में है। मतलब जो एक्यूज्ड पर्सन है उनके साथ कठोरता से, क्योंकि सेक्शन 325 सेक्शन 325A जो चीज़ें हैं, प्रिजम्पशन, कोर्ट का प्रिजम्पशन भी यही है कि इस पर्सन ने ये ऑफेंस किया है, तो ये सारी चीज़ें SC/ST एक्ट को बहुत ज़्यादा कठोर बनाती है। और साथ ही साथ सिर्फ क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि ये पनिशमेंट के हिसाब से नहीं काम करती, ये कंपनसेशन भी देती है, पुनर्वास करने के लिए, रिहैबिलिटेशन के लिए भी इसमें एक्ट में प्रोविजन है। तो अगर हम साथ ही साथ इसके जो FIR दर्ज करने के साथ साथ प्रतिकर यानी कंपनसेशन एवं पुनर्वास के संबंध में भी अनेक प्राविधान
SC/ST एक्ट के रूल्स अगर हम पढ़ेंगे, आई थिंक 1995 में बनाए गए, तो उसमें प्रतिकर कंपनसेशन, एक अच्छा कंपनसेशन गवर्नमेंट विक्टिम को देती है, और वो 3 स्टेप में आती है। एफआईआर दर्ज होने पे, चार्जशीट होने पे और पनिशमेंट होने पे क्या करती है वो, समाज कल्याण विभाग से, मतलब SC/ST एक्ट में गवर्नमेंट कंपनसेशन प्रोवाइड करती है। जो भी अधिनियम जितना भी कटे, एक चीज़ तो समझ में आया, SC/ST एक्ट जो है वो अन्य एक्ट के अपेक्षा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट, बहुत ज़्यादा कठोर है। और लेकिन ये भी समझने वाली बात है कि जो भी एक्ट जितना ही कठोर प्रावधान से युक्त होता है उसको लागू करने वाले स्टेक होल्डर्स का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये ड्यूटी होती है कि वो ये सुनिश्चित करें, ये श्योर करें कि आवश्यक एवं सुपात्र व्यक्ति की तत्काल सहायता सुनिश्चित की जाए। जो रियल विक्टिम है, जो पर्सन सच में विक्टिम है, उस पर्सन की तत्काल सहायता सुनिश्चित की जाए, तथा साथ ही साथ ऐसे तत्व जो इसके कठोर प्रावधानों का अपने निहित स्वार्थ के लिए दुरुपयोग करना चाहते हो, उनको हतोत्साहित करें। मतलब दोनों चीजें हैं कि अगर ये बहुत ही कठोर कानून बना है तो स्टेक जो इम्प्लीमेंटेशन करने वाले स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो रियल में विक्टिम है उनकी सच में मदद की जाए। साथ ही साथ ये बात भी सही है कि एक्यूज पर्सन को ज़्यादा पनिशमेंट दिया जाए, कठोर पनिशमेंट दिया जाए। साथ ही साथ ये भी बातें स्टेक होल्डर्स की ये ड्यूटी बनती है कि SC/ST एक्ट का मिसयूज भी ना हो, कि कोई ऐसा पर्सन इस एक्ट का अपने निहित स्वार्थ के लिए, पर्सनल गेन के लिए इसका दुरुपयोग अगर कोई पर्सन कर रहा है तो उसके लिए कठोर कदम उठाया जाना चाहिए। तो मैं जहाँ तक जानता हूँ कि जो मेरा ये मानना है कि SC/ST एक्ट इस तरीके से अन्य एक्ट की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा कठिन और